औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट का जो फिजियोलॉजी के लेक्चर हैं, इसका पढ़ना है हमने यूरिन क्या होता है, पेशाब। इससे पिछले लेक्चर में हमने किडनीज, गुर्दे और नेफ्रॉन तफसील से पढ़े थे। जिसने वो लेक्चर नहीं लिया वो ले सकता है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। तो हम पेशाब जो है उसको देखते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन, तारीफ़ क्या है इसकी। दिस इज़ एन एम्बर कलर फ्लूइड। ये एम्बर कलर फ्लूइड है। एम्बर कलर कहते हैं बेटा हल्का सा ब्राउन कलर का होता है। ऑफ स्लाइड एसिडिक रिएक्शन, और इसका हल्का सा तेज़ाबी रिएक्शन होता है। एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, और इसको खारिज कौन करते हैं, गुर्दे खारिज करते हैं बेटा। ये मारूजी बन सकती है कि यूरिन कौन खारिज करता है, किडनीज। और ये क्या होता है, हल्का सा एसिडिक, स्लाइट एसिडिक होता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, एम्बर कलर। ये मारूजियाँ 3 बन सकती हैं इसके अंदर से, तो ये जहन में रखना है सारी की सारी चीज़ें बेटा। वॉल्यूम हुजम कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन द नॉर्मल एडल्ट वेरीज बिटवीन 1000 to 2000 ml डेली। तो जो एक नौजवान पेशाब करता है डेली, वो 1 लीटर से 2 लीटर के दरमियान में होता है। 1000 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 लीटर। 2000 का मतलब होता है 2 लीटर। यानी वो 1 लीटर से 2 लीटर के दरमियान में हर रोज़ाना एक शख्स पेशाब करता है। जवान आदमी की बात हो रही है, ये भी मारूजी बन सकती है बेटा। कलर क्या होता है, पेल येलो, हल्का सा पीले कलर का। और एम्बर या एम्बर कलर का डिपेंड अपॉन द पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। और ये डिपेंड करता है एक पिगमेंट जिसको हम यूरोक्रोम कहते हैं, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो पेल येलो या एम्बर कलर होता है। ये भी मारूजी बन सकती है कि पेशाब के कलर का जिम्मेदार कौन सा पिगमेंट है, आपने बताना है यूरोक्रोम पिगमेंट है। पीएच इसकी कितनी होती है बेटा, मीन इसकी 6 पीएच होती है। रेंजेस फ्राम 4.6 to 8 तक इसकी रेंज होती है। और वैसे एग्जैक्ट इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 6। 7 पे न्यूट्रल होती है। आपको पता होगा पीएच जो है वो 0 से लेके और 14 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती है एसिडिक बेटा, 7 पे न्यूट्रल, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे क्या होती है, बेसिक या अल्कलाइन होती है। तो ये तेज़ाब हल्का सा एसिडिक है, ठीक है। पीएच जो है 1, 2, 3, 4 वाली इंतहाई एसिडिक, 5, 4, 5, 6 जो है वो वीक एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल, और 8, 9, 10 वीक जो है आपका बेस या अल्कलाइन, और 11, 12, 13, 14 जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। तो ये हल्की सी एसिडिक होगा बेटा, ठीक है, कमज़ोर तेज़ाब होगा पेशाब। केमिकल नेचर क्या है, ये एसिडिक है। तो ये भी मरूजी बन सकती है कि पेशाब की केमिकल नेचर क्या है, तो आपने बताना है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन और कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, जो नॉर्मल अज्जा हैं पेशाब के, या क्या कंपोजिशन है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन, अमोनिया और हाइप्यूरिक एसिड, ये कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटा। और फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की और मकदारें भी हैं बेटा, ऑक्सालिक एसिड, अमाइनो एसिड, एलेंटोन, विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये 12 किस्म के जो हैं वो कितने होते हैं, तकरीबन क्या हैं, ये आपके ऑर्गेनिक हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे अज्जा जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा उनको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसमें सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन है। 8 किस्म के जो हैं इनऑर्गेनिक हैं, और 12 किस्म के कौन से थे बेटा, ऑर्गेनिक थे। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन, ये आ सकता है बेटा, पूछ सकता है। अब नॉर्मल कहते हैं जो चीज़ें पेशाब में नहीं होनी चाहिए, और अगर पेशाब का टेस्ट करवाया है तो वो आ रहे हैं, तो वो क्या है बेटा, प्रोटीन। पेशाब में अगर प्रोटीन आ रही है उसमें एल्बुमिन या ग्लोब्यूलिन, तो इसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। पेशाब में प्रोटीन आना, ऐसी औरतें जो हामला होती हैं, अगर उनको प्री क्लैम्पशिया है यानी दौरे पड़ने से पहले की सूरत हाल उनको है, तो उनके पेशाब को अगर चेक करवाएंगे तो उसमें एल्बुमाइन या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आ रही होगी, तो ऐसे पेशाब को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। एल्बुमिन आ रही है अकेली तो एल्ब्यूमिन यूरिया, ग्लोब्यूलिन आ रही है तो ग्लोब्यूमिन यूरिया। ये इनके लफ्ज़ होते हैं, आप वहाँ ना जाएं। अगर कोई बच्चा याद कर सकता है तो बहुत वेल एंड गुड है। मेरा मकसद है आपको बता देना। प्रोटीन पेशाब में आएगी तो इसका मतलब वो पेशाब नॉर्मल नहीं है। शुगर पेशाब में आ रही है तो वो भी पेशाब नॉर्मल नहीं होगा। और शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड पेंटोज शुगर आ रही होगी। ब्लड, अगर खुदा न खास्ता पेशाब में ब्लड आ रहा है तो वो भी पेशाब नॉर्मल नहीं है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, जो नॉर्मल पेशाब है इन तमाम चीज़ों से पाक होता है बेटा। कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं फिर भी पेशाब नॉर्मल नहीं है।
इंडिकैन आ रही है, वो भी पेशाब नॉर्मल नहीं है। पिगमेंट्स कहते हैं रंगदार मादे, जिसमें बिलीरुबिन, यूरोक्रोमोजन, प्रोफायरिन एंड मिलानिन अगर ये आ रहे हैं तो भी पेशाब नॉर्मल नहीं है। और कास्ट होते हैं बेटा छोटे छोटे जो है ट्यूब टाइप के कुछ पीसेस अगर आ रहे हों, वो भी हम नॉर्मल गुर्दों की जो है निशानदही करते हैं। और पस होती पीप और रीनल कैलकुलाई, गुर्दों के कुछ मवाद या माइक्रोब्स या कुछ ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो कि आम हालत में पेशाब में नहीं होते, अगर ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं पेशाब में से या कोई एक चीज़ भी इनमें से आ रही हो तो इसका मतलब पेशाब नॉर्मल नहीं है, आपके गुर्दों का कोई मसला आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पेशाब बनता कैसे है बेटा? फ्लूइड इज़ फिल्टर्ड फ्राम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलस होता है खून की नालियों का गुच्छा। आपकी जो कल मैंने न्यूरॉन पढ़ाई थी, मैं दिखा देता हूँ बेटा, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये देखें, ये जो खून की नालियों का गुच्छा है, ये आपके पेज नंबर आपकी बुक के बना हुआ है ये 141 पे। तो ये देखें बेटा, यहाँ से पहले फंक्शन समझ लें। ये ग्लोमेरुलस है, ये खून की नालियों का गुच्छा है। यहाँ से तमाम खून के अंदर मौजूद पानी और नमकियात ये बोमेन कैप्सूल में चली जाती हैं। ये खून की नालियों का गुच्छा जिस प्यालानुमा साख से घिरा हुआ है, इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। फिर ये बेटा पहली बलदार नाली है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये लूप ऑफ हेले है यू शेप का हिस्सा, फिर ये आखिरी बलदार नाली है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फिर जो नमकियात और पानी इस ग्लोमेरुलस से आए हैं बेटा, ये यहाँ से होते हुए और किस में इकट्ठे होंगे? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो ये ग्लोमेरुलस लेके आया था सारा पानी और नमकियात, इसने बोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया था। अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है। इन नेफ्रॉन के साथ यहाँ कहीं कहीं खून की नालियाँ कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और इसके अंदर लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, समझ लें, उस पानी और नमकियात का जो ग्लोमेरुलस से इसमें आ गया है। अगर उसके अंदर कुछ कारामद अज्जा, नमकियात और पानी ऐसा जो अभी बॉडी को ज़रूरत थी, जैसे हमने रोज़ा रखा हुआ था और रोज़े की हालत में हमने पानी तो पीना ही नहीं है और पानी जो हमें बॉडी में अभी चाहिए, तो वो सारा का सारा दोबारा जिस्म में चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्ब होना, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो ग्लोमेरुलस से 100% चीज़ें इस बोमेन कैप्सूल में आ गई थी, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते पहुँचते 99% बॉडी में वापस अब्जॉर्ब हो जाती हैं और सिर्फ 1% का पेशाब बनता है और सारा दिन ये अमल चलता रहता है। ठीक है, कारामद चीज़ें दोबारा जिस्म में भेज दी जाती हैं, बेकार चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हम पढ़ते हैं इसको। तो ये ग्लोमेरुलस वगैरह बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने सारे हिस्से उसके बता दिए हैं बेटा। फ्लूइड फिल्टर होगा किससे? ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, और किस में चला जाएगा? बोमेन कैप्सूल में। दिस फ्लूइड इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से आया है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होगा? ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन से। देयर आर 2 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, 2 किस्म के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है बेटा। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं बेटा कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ बहना किसी भी चीज़ का, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको अब्जॉर्प्टिव या सेक्रेटरी कह सकते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? इसमें सोडियम और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगी। फिर आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे। फिर सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और यूरिएट आयन जो है वो अब्जॉर्ब होंगे। फिर आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव होता है बेटा ज़्यादा से कम की तरफ बहना, इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें होगा ऑस्मोसिस, वाटर डिफ्यूजन और क्लोरीन आयन एंड यूरिया। तो ये क्या होंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये मरूजी बन सकती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है या एक्टिव है, या वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट है या एक्टिव है, तो आपने ये बताना। और इनमें से भी ये जो सोडियम और पोटाशियम आयन अब्जॉर्प्शन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत होती है या पैसिव के तहत, तो आपने बताना है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत होती है। तो इसमें से मरूजियाँ भी बन सकती हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड यूरिन, डिल्यूट कहते हैं बेटा पतला पेशाब, कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़ा पेशाब। तो गाढ़ा और पतला पेशाब कैसे बनता है? अगर आपने पानी ज़्यादा पिया, जैसे हम रमज़ानुल मुबारक में सुबह सुबह सैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो सुबह 9-10 बजे तक जो पानी आएगा उसकी मिकदार भी ज़्यादा होगी और वो पतला होगा। लेकिन जब अफ्तारी के वक्त तक हम पानी नहीं पीते तो अफ्तारी से पहले या तो पेशाब आएगा ही नहीं, और आएगा तो वो क्या होगा? गाढ़ा पेशाब होगा। तो 100 सिंपल बातों में हम कहें ज़्यादा पानी पिएंगे, पतला और
और ज़्यादा पेशाब आएगा, कम पानी पिएंगे कम और गाढ़ा पेशाब आएगा। तो हम पढ़ते हैं बेटा, द किडनीज हैव एन एबिलिटी, गुर्दों में ये सलाहियत होती है, टू अल्टर द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कि वो पेशाब की कंपोजिशन को तब्दील कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडीज डेली नीड्स, के जिस्म की डेली की ज़रूरत कितनी है उसके मुताबिक के पेशाब की कंपोजिशन को तब्दील कर सकते हैं। देयर बाय, इसी वजह से दे मेंटेन द ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो ये बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी को बरकरार रखते हैं, यानी इंसान को मरने नहीं देते। ज़्यादा पानी पिएगा ज़्यादा पानी बाहर निकालेंगे, कम पानी पिएगा तो पानी निकालना कम कर देंगे। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व बॉडी वाटर, जब ज़रूरी होता है जिस्म का पानी बचाना। द किडनीज एक्सक्रीट यूरिन, जब गुर्दे पेशाब खारिज करते हैं, विद हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, उनमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी की मिकदार कम होगी। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिड द बॉडी एक्सेस वाटर, जब ज़रूरी होता है छुटकारा पाना बॉडी के ज़्यादा पानी से, रिड का मतलब छुटकारा पाना। द किडनीज एक्सक्रीट यूरिन विद डिल्यूट सल्यूट कंसनट्रेशन, तो गुर्दे पेशाब पैदा करेंगे जिसमें बहुत कम मिकदार होगी सल्यूट की, नमकियात की, और पानी ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल रेगुलेटर क्या है बेटा? रेगुलेटर कहते हैं बेटा कमियाँ ज़्यादा करने वाला पेशाब की मिकदार को और उसकी कंसनट्रेशन को। द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ द यूरिन कंपोजिशन, इट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बेटा, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये खारिज करता है, गुर्दों के ऊपर टोपिनुमा ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन पैदा करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन द किडनी एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डिल्यूट यूरिन, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं आएगा तो गुर्दे बहुत ज़्यादा मिकदार में पतला पतला पेशाब खारिज कर देंगे। एंड व्हेन ADH इज़ प्रेजेंट, और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन मौजूद होगा इन हाई कंसनट्रेशन, ज़्यादा मिकदार में, द किडनी क्रिएट स्मॉल अमाउंट स्मॉल वॉल्यूम, तो ये ज़्यादा करेंगे खारिज करेंगे बहुत थोड़ी सी मिकदार में पेशाब ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, गाढ़े पेशाब की। तो ये समझने में आसानी हो जाएगी बेटा, जैसे हम सुबह के वक्त ज़्यादा पानी पी लेते हैं सहरी में तो आपका ADH नहीं आएगा, ADH एब्सेंट हो जाएगा, क्यों? बॉडी में पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका पतला पेशाब आएगा और ज़्यादा मिकदार में आएगा। लेकिन जब जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आएगा, ज़ोहर के बाद असर के बाद, फिर ADH आ जाएगा। ADH आएगा, वो कहेगा नहीं भाई पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, अब बॉडी में एक्सेस वाटर नहीं है, तो फिर अगर खुदा न खास्ता पहले तो पेशाब आएगा ही नहीं इफ्तारी तक, और अगर आएगा भी तो वो थोड़ी मिकदार में होगा, स्मॉल वॉल्यूम में होगा और कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, तो ADH का काम है, ADH ना होगा तो पतला पेशाब और ADH होगा तो गाढ़ा पेशाब। ADH अपनी मौजूदगी में निगरानी करता है कि ज़्यादा पानी बाहर बॉडी का ना निकल जाए। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंसनट्रेटिंग एंड डिल्यूटिंग सिस्टम, कौन से अज्जा होते हैं जो गाढ़े पेशाब में होंगे या पतले पेशाब में होंगे। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दैट इज़ डिल्यूट, अगर पेशाब ऐसा बना जो कि पतला होगा जिसको हाइपोऑस्मोटिक और प्लाज्मा कहेंगे, और कंसनट्रेटेड या गाढ़ा पेशाब बना जिसको हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, इज़ अचीव्ड बाय द काउंटर करंट सिस्टम, ये हासिल किया जाता है काउंटर करंट सिस्टम से, ऑफ द नेफ्रॉन के। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, और ये सिस्टम मुश्तमिल होता है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले मैंने बताया था बेटा, ये जो यू शेप का हिस्सा है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जो नीचे की तरफ जा रहा है हिस्सा वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर मुश्तमिल है। थिन एंड थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग के थिक और थिन हिस्से। थिक का मतलब मोटे, थिन का मतलब पतले। ये देखें बेटा, ये थिक हैं मोटे हिस्से, और ये वाले नीचे थिन हिस्से हैं ये पतले हिस्से। और ये देखें खून की नालियाँ कैपिलरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ये भी हिस्सा है बेटा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिरी बलदार नाली, कलेक्टिंग डक्ट, और वो आखिर में जो होती है कलेक्टिंग डक्ट होती है। और वीसा रेक्टा विच आर द वेस्कुलर एलिमेंट ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और वैसा रेक्टा होता है जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ही हिस्सा है। हमने 2 नेफ्रॉन पढ़ी थी कल, नेफ्रॉन की 2 इकसाम थी, एक जक्स्टा मेडुलरी और एक कॉर्टिकल। तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हिस्सा कौन सा होता है? वैसा रेक्टा। ये भी मरूजी बन सकती है कि वैसा रेक्टा किसका हिस्सा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। समरी फॉर डिल्यूट यूरिन फॉर्मेशन, जब पतला पेशाब बनता है तो क्या होगा बेटा? डिक्रीड ऑस्मोलेटरी टू ECF,
ये ECF है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के जो बाहर फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। तो इसके अंदर ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, इसमें डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH कम आएगा, यानी वो एब्सेंट रह जाएगा बेटा। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें से पानी जज़ब होना होता है, वो पानी जज़ब भी नहीं होगा। और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से एंड इन कलेक्टिंग डक्ट्स, और कलेक्टिंग डक्ट्स में पानी ज़्यादा चला जाएगा। मोर वाटर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और पानी ज़्यादा खारिज होगा, और इससे क्या होगा, डिलीटेड यूरिन, यानी पतला पेशाब खारिज होगा। फिर आ जाएगा बेटा सेम इसी तरीके से, अगर गाढ़ा हो तो गाढ़ा जो पेशाब है वो इससे उलट अमल हो जाएगा बेटा, उसमें ADH आ जाएगा, अपनी निगरानी में खड़ा हो जाएगा आके और कहेगा भाई ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकालना। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ से जो पानी सीधा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता था, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाने देगा, और वहाँ से बॉडी के अंदर पानी रीअब्जॉर्ब करवा देगा। ठीक हो गया। तो ये था बेटा हमारा यूरिन फॉर्मेशन, और ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है। चैप्टर 9 हमारा नर्व और मसल्स, जो आपके मसल्स हैं जो हरकत करते हैं और दिमाग के साथ कैसे मिले हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।